मैं भी स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का अपने चैनल द एमएससी पीआरएस में। मैं आपको यूपीटीईटी का ईवीएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये किसका यूपीटीईटी का सीटेट का है ये, है ना। सीटेट और एक तरह से कहते हैं टेट एमपी टेट समथिंग एक जैसे ही सिलेबस रहता है ना। तो हम पढ़ेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये तीनों में एक तरह से जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए प्रॉफिटेबल है। चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। ओके, ये क्वेश्चन एकल परिवार का अर्थ है। एकल परिवार का अर्थ क्या है? एकल परिवार का अर्थ है जिसमें क्या रहते हैं, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, है ना। तो ये एकल परिवार, आप ये खुद से देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देखिए और थोड़ा सा मतलब एक तरह से थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। ये पेपर हालांकि सॉल्व है, लेकिन मुझे क्या है कि पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं मतलब पढ़ा रही हूँ और सीखेंगे और सिखाएंगे। लेट्स लर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, राम अपने दोस्त को एक पत्र भेजना चाहते हैं जो मुंबई में रह रहा है। अपने मित्र को पत्र भेजने का सही क्रम है। सबसे पहले राम अपने मित्र को, कोई भी अपने यदि मित्र को पत्र भेजेगा तो सबसे पहले उसका क्या काम है? सबसे पहला उसका काम है कि वो पत्र क्या करेगा, सबसे पहले कोरा कागज़ पर संदेश लिखे। क्या करेगा? कोरे कागज़ पर संदेश लिखे। फिर दूसरा उसका क्या काम है, देखिए अच्छे से, पहले अपने मन, है ना। तो दूसरा उसका है, फिर आएगा पत्र को लिफाफे में कवर करे, और फिर आएगा लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाए। ओके, हाँ सॉरी, लिफाफे पर संदेश प्राप्त करने वालों का पता लिखे, और फिर लिफाफे लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाए, और फिर आएगा इसे पोस्ट बॉक्स में रखे। जैसे देखिए ACDEB, इसे आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए बगैर टाइम वेस्ट के नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानवीय संबंध तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? सोचिए। हाँ, मानवीय संबंध तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है। ये आता है मित्र क्या है? तृतीयक, ये सब परिवार के सदस्य हैं, और ये तृतीयक संबंधों के अंतर्गत आता है। ओके, हाँ, समाज के विभिन्न संस्थानों को समझने के लिए ये संबंध बुनियादी हैं। परिवार, समुदाय, समाज के संबंधों के विभिन्न रूप हैं। परिवार के भीतर माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन जैसे संबंध होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक संबंध के अंतर्गत रखते हैं। चाचा चाची, भतीजी भतीजों को गौण संबंध कहा जाता है। दोस्त पड़ोसियों जैसे अन्य संबंध तृतीयक संबंध कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 3 कथन दिए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण का गठन करते हैं। इन्हें क्या करना है, इनमें से सही है और कौन से गलत हैं। ये जैविक और सामाजिक दोनों तत्वों का पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सामाजिक और प्राकृतिक दोनों तत्व पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इन्हें देखिए अच्छे से और एनालिसिस करिए। सोचिए कि कौन से इसमें से कौन सा होगा। सोचिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये है एक सही है। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण का गठन करते हैं, और 2 और 3 गलत है, क्योंकि इसमें जैविक अजैविक का भी संबंध थोड़ा बहुत दिखाते। सामाजिक और प्राकृतिक का दोनों तत्व पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो पर्यावरण का सामाजिक एक तरह से अच्छे से संतोषजनक नहीं है ना। तो पहला संतोषजनक है। पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण का गठन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह परिवार जिसमें बच्चे या तो केवल अपनी माँ के साथ रहते हैं या उनके पिता के साथ, ऐसे परिवार जाने जाते हैं। ऐसे परिवार क्या जाने जाते हैं? ये परिवार जानते हैं एकल अभिभावक परिवार, क्योंकि इसमें माता या पिता में से एक ही सदस्य अपने परिवार को पालन पोषण करता है। और जैसे है ना, कहते तलाकशुदा, ऐसे इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के 5 RS के सही क्रम का चयन कीजिए, है ना। तो सोचिए, अपशिष्ट प्रबंधन के 5 RS के सही क्रम में चयन कीजिए। अब सही क्रम चयन करना है, तो
देखेंगे अस्वीकार करना पहले, है ना, तो फिर कम करना, अस्वीकार करना, कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रस्ताव रख करना और पुनरावृत्ति करना, ये अपशिष्ट प्रबंधन के। चलिए देखते हैं। ठोस अपशिष्ट को निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो प्राकृतिक रूप से अपघटित हो सकता है। जैविक अपशिष्ट जैसे कि सब्जी के छिलके। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जिसे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, जिसे जैसे प्लास्टिक, धातु के डिब्बे आदि। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहरी निकायों की एक महत्वपूर्ण चुनौती है और यह अपशिष्ट प्रबंधन के 5 RS का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। और व्याख्या क्या है? अस्वीकार करना, जितना संभव हो गैर जैव निम्नीकरण उत्पादों के उपयोग को अस्वीकार करें। कम करना, यदि उपयोगकर्ताओं को पूरी तरह से मना नहीं किया जा सकता तो खपत की मात्रा कम करें। पुनः उपयोग, जितना संभव हो पदार्थ का उतना उपयोग करने का प्रयास करें जितना संभव हो उतनी लंबी समय तक, कई मायनों में, है ना। और पुनः उपयोग, प्रत्येक वस्तु के लिए जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कम किया जा सकता है या पुनः उपयोग किया जा सकता है, इसे पुनः उपयोग करने का प्रयास करें। खराब पेपर के लिए बर्बाद प्रिंटर पेपर का उपयोग करने की कोशिश करें। आपूर्ति करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स से बिजली डोरियों को पकड़ने के लिए बांधने का क्लिप। और पुनरावृत्ति करना पर्यावरण की सबसे अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधि है जिसका अर्थ कचरे को इकट्ठा करना, उससे एक नया उत्पाद तैयार करना। जैसे कि बिटुमेन एक पुनर्नवीकरण उत्पाद है ना। पुनर्नवीकरण उत्पाद है जो अपशिष्ट प्लास्टिक से बना होता है, जिसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं। रिसाइकिल, रिपर्पोज, रीयूज और रीड्यूस और रेफ्यूज। और आता है द 5 RS। क्या है? कम करना और, है ना, सबसे पहले क्या है? सही अनुक्रम में अस्वीकार करना। क्या है? अस्वीकार करना। और फिर आता रिफ्यूज़, तो अस्वीकार करना, फिर कम करना रिड्यूस, पुनः उपयोग करना रिफ्यूज़, सॉरी, रीयूज़ और रिफ्यूज़। और कम करना, पुनः प्रस्ताव करना, ऐसे आप देख लीजिएगा। एक पर्यावास है। एक पर्यावास क्या है? एक पर्यावास में पौधों और जानवरों द्वारा बसाया गया एक विशेष क्षेत्र पर्यावास है। देखते हैं। पारिस्थितिकी में वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव और जनसंख्या सामान्य रूप से रहती है निवास स्थान कहलाता है। निवास स्थान भौतिक कारकों जैसे मिट्टी, नमी, तापमान की सीमा, प्रकाश की उपलब्धता के साथ साथ जैविक कारकों जैसे भोजन की उपलब्धता, शिकारियों की उपस्थिति से बना होता है। जब विभिन्न प्रजातियों के जीव एक साथ रहते हैं तो इसे सहनिवास कहा जाता है। निवास स्थान जरूरी भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। यदि कोई विशेष जीव निवास के एक छोटे और विशिष्ट भाग में रहते हैं तो इसे एक सूक्ष्म निवास के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए वन निवास के भीतर और कुछ जीव एक पेड़ की छाल के नीचे रहते हैं और कोई परजीवी पुस्तक के शरीर में रह सकता है। पुस्तक शरीर में रह सकता है। कोई पर्यावास विशेष रूप से पौधे और जानवरों का निवास स्थान होता है। गांव कल्लीपुरम के एक सरकारी स्कूल में जब छात्र सुबह आते हैं तो वे निम्नलिखित घटनाओं को देखते हैं। किसको देते हैं? माली और फूलों और पौधों को पानी दे रहे हैं। चपरासी स्कूल की ज़मीन साफ कर रहे हैं। छोटे बच्चे फूलों की खुशबू सूंघने के लिए फूलों को तोड़ रहे हैं। कुछ लोग फल खा रहे हैं और छिलके भी नहीं कहीं भी फेंक दे रहे हैं। तो इसमें से एक अच्छी आदत माना जा सकता है।
किस कथन को अच्छी आदत माना जा सकता है? तो ये क्या है, 1 और 2 को क्या माना जा सकता, अच्छी आदत माना जा सकता है ना। तो क्या है, अच्छी आदतें जिनका व्यक्ति और समाज पर बुरा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छी आदतों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की दृढ़ता होना आवश्यक है। बुरी आदतें व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी हानिकारक होती हैं। बुरी आदतें आसानी से बन जाती हैं, जैसे धूम्रपान, शराब पीना, जुआ आदि। और अन्य वर्गीकरण के अनुसार आदतों को 3 समूह में बांटा गया: शारीरिक आदतें, चरित्र आदतें, विचार की आदतें जैसे कि सोच, तर्क, उत्सुक, अवलोकन और सटीक निर्णय। और चरित्र क्या है, ये चरित्र निर्माण की आदतें जैसे समय की पाबंदी, आतिथ्य और स्वच्छता, ईमानदारी, सच्चाई, सहयोग, ईमानदारी आदि। शारीरिक आदतें ये चलने, खड़े होने, कपड़े पहनने के तरीके और शरीर के अंगों के उपयोग से जुड़ी गतिविधियाँ। माली फूलों और पौधों को पानी दे रहे हैं, यह एक अच्छी आदत है। चपरासी स्कूल की ज़मीन साफ कर रहे हैं, अच्छी आदत है। छोटे बच्चे फूलों की खुशबू सूंघने के लिए फूलों को तोड़ रहे हैं, अच्छी आदत है। लेकिन कुछ लोग फल खा रहे हैं और छिलके कहीं भी फेंक दे रहे हैं, ये बुरी आदत है। एक दूसरे के पास स्थित घरों में रहने वाले परिवार के समूह को क्या कहते हैं? कहते हैं पड़ोसी। एक दूसरे के पास स्थित घरों में रहने वाले परिवार का समूह पड़ोस है ना। समाज एक ही सामाजिक आवासीय धर्म, हिंदू समाज या पेशे सहकारी समिति को साझा करने वाले लोगों का एक समूह है। देश एक आम सरकार, सेना वाले क्षेत्र में एक साथ रहने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या का एकत्रीकरण है। पार्क यह एक बड़ा बगीचा का या क्षेत्र है जो लोगों द्वारा मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। समुदाय है ना, तो इसमें ये समुदाय कुछ सामान्य विचार साझा करने वाले, जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय। दुनिया में लगभग 195 काउंटी हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त। संयुक्त राष्ट्र दुनिया के अधिकांश देशों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में कल्याण और शांति के लिए काम करता है। माता पिता को कहा जाता है नाना नानी। क्या कहा जाता है? नाना नानी। अब ये पूरा हम देख सकते हैं। दादी के इकलौते बेटे को क्या कहा जाता है? पिताजी। और दादी के इकलौती बहू को माँ। और पिता का भाई क्या कहलाएगा? चाचा। और है ना, माता का और कहते हैं पिता की बहन चाची। और एक ही परिवार की बात है। बेटे की पत्नी बहू, और बेटी का पति दामाद, और पति की या पत्नी की बहन भाभी, पति का या पत्नी का भाई बहनोई, पति का या पत्नी का बहनोई, भाभी, भाई का बहन का बेटा भतीजा, भाई की बहन की बेटी भांजी। ओके, पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने पूरा कंप्लीट हो गया। बाय बाय, टेक केयर। इसे आप अच्छे से देखिएगा और एनालिसिस करिएगा। आप खुद से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं? मैंने तो अपने साइड से पूरे क्वेश्चन करा दिए, आपको पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट में है ना, तो ये EVS का है। अब मैं अब नेक्स्ट आएगा बाल विकास का और हिंदी का। ओके, प्रीवियस